हेलो एंड नमस्कार, वेरी गुड आफ्टरनून। मालवी एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे हैं, बढ़िया हैं। तो आइए करते हैं सेशन का शुभारंभ। तो सभी को राधे राधे, सभी को हर हर महादेव। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि 13 से लेकर 24 मई तक आपका जो पेपर हुआ उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक और कौन कौन से मेजर क्वेश्चंस जो आपके कुछ टॉपिक से मेजर क्वेश्चन पूछे गए उन टॉपिक के बारे में। और जैसे क्या है कि स्पीड टाइम डिस्टेंस एक टॉपिक है, बहुत बड़ा सा टॉपिक है, लेकिन उसमें भी कुछ सब पार्ट्स हैं। उससे कौन कौन से क्वेश्चन आए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेजर उसके जो हमारे एग्जाम का पैटर्न में जो क्वेश्चंस के टाइप्स रहे उस चीज़ों के बारे में बात करेंगे। परसेंटेज में बहुत सारे टॉपिक्स हैं उसके अंदर, लेकिन कौन से टॉपिक्स को उसने टच ज़्यादा किया उनकी बात करेंगे आज। प्रॉफिट एंड लॉस में भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ऐसे ही मेंसुरेशन में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसने जो पूछा उन पे हम बात केवल करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के फैक्ट्स के बारे में बताएंगे, टॉपिक्स के बारे में बताएंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। आप भी उन्हीं फैक्ट्स को ज़्यादा पढ़िएगा, है ना। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक से जो हमारा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया। सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे बच्चे एपीजीपी, है ना। एपीजीपी अर्थमेटिक का पार्ट है। एपीजीपी से जीपी से क्वेश्चन तो नहीं दिखे, एपी से क्वेश्चन बच्चे कई बार पूछे गए, वो भी nth टर्म पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया। nth टर्म मतलब nवां पद। सर nवां पद वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा गया। nवां पद वाले क्वेश्चन में सबसे पहला टाइप का क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा गया, जैसे मैं कह दूँ बच्चे कि कभी आपको दे दिया जाए कि बताओ कि फिफ्थ टर्म किसी एपी का दे दिया गया कि फिफ्थ टर्म एपी का गिवन हो आपको, है ना। और उसके बाद नाइन्थ टर्म भी दिया हो, और आपसे पूछा जाए कि बताओ कि हमें अगर 20वां पद बताना हो या 20th टर्म बताना हो तो क्या होगा। तो बच्चे ऐसे क्वेश्चन में फिफ्थ टर्म और 9th टर्म अगर मान लो मैंने आपको दे दिया तो फिफ्थ टर्म होगा क्या आपको पता है। नवा पद मतलब होता है a + n-1d, यही ना होता है। अच्छा हाँ, यही होता है सर। लेकिन अगर मुझे पूछा गया फिफ्थ टर्म तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या कि a + n-1 मतलब 5 में से 1 4d। ऐसे ही जब मुझसे 9th पूछा गया तो 1 कम d मतलब a + 8d। अच्छा बताओ अगर ये दोनों वैल्यू का इक्वेशन वैल्यू दिया हो, दोनों का कुछ वैल्यू दिया हो, है ना। सपोज कि मान लो इसका वैल्यू दिया हो 10, है ना। सपोज मैं बात कर रहा हूँ, है ना। इसका वैल्यू दिया हो 10, मैंने कहा ठीक सर। या मैंने कह दिया सर इसका वैल्यू दिया हो 40, अब ठीक है क्योंकि हाँ। और इसका वैल्यू मान लो दे दिया हो 4, इसका वैल्यू 40 और इसका वैल्यू मान लो दे दिया हो कुछ ऐसा कितना मान लें इसका वैल्यू मान लेते हैं भाई 72, ऐसे कुछ लिख दें 70, बस समझने के लिए बात है ना। 72 तो अगर मुझसे 76 लिख दिया, है ना। अब मुझसे पूछा गया कि ए की वैल्यू क्या होगी या डी की वैल्यू क्या होगी, अगर मुझे निकालना हो तो मैं अगर देखूँ सर इस वाले में से अगर इस वाले को घटाऊँ, फर्स्ट में से सेकंड वाले को घटा दूं तो ए से कट जाएगा, 8d में से 4d गया तो 4d बचेगा। और 4d की वैल्यू अगर 36 इसमें से घटाऊंगा 36 के बराबर, तो d की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ क्या 36/4 या मैं कर सकता हूँ 9। और जब d की वैल्यू निकाल ली तो क्या तुम यहाँ पर d की वैल्यू 9 रख के a की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। और a की वैल्यू जब तुम निकाल लोगे, पहला टर्म ही तो a होता है, यहाँ पर d की वैल्यू 9 रख दिया तो a की वैल्यू पता। और जब a की वैल्यू पता बच्चे तो मैं कोई भी वैल्यू निकाल सकता हूँ, a की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब ऐसे 28 टर्म तो a + 20d, इसका मतलब सर मैं अब d की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ, a की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स के क्वेश्चन रहे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए एपीजीपी से, है ना। एपी से अच्छा, एपी से और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे मैंने कह दिया बच्चे कि ये वाले फॉर्मूला मैं बार बार बोलता हूँ, इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया कि ABC अगर AP में है, 3 टर्म अगर AP में कभी भी दिया हो तो किनारे किनारे का सम हमेशा बीच वाले के बराबर होता है। या nवां लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म कोई एक सीरीज AP की दी हो, जैसे AP चल रहा है सर कि 10 है 18 है 26 है, ऐसे चलते हुए चला जा रहा है ना, ऐसे चलते हुए चला गया। और मान लो मैंने कह दिया कि लास्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है कि 90 है ना। अब मैंने पूछ दिया इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा। अर्थमेटिक मीन, तो अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है बच्चे, या इसको डायरेक्ट अर्थमेटिक मीन ना पूछ के ऐसा पूछ दिया जाए कि बीच वाला पद बताओ। तो बीच वाला पद मतलब अर्थमेटिक मीन की बात मैं कर रहा हूँ, सबसे बीच वाला पद मतलब अर्थमेटिक मीन की बात कर रहा हूँ। तो सर वहाँ पे मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि सर फर्स्ट + लास्ट / 2, यही होता है किसी भी एवरेज को निकालने का। किसी भी AP अगर कोई भी टर्म AP में दिया हो, कोई भी संख्या सीरीज AP में चल रही हो तो उसका फर्स्ट + लास्ट टर्म डिवाइड उसका एवरेज ले लें तो सर उसका एवरेज भी मिल जाता है, उसका अर्थमेटिक मीन भी वही होता है, वही चीज़ हमारा उसका समांतर माध्य भी बोला जाता है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। अच्छा दूसरी बात आती है सर हम लोग
है ना। इसके बाद हम लोग आते हैं सर, इसके बाद जो और इम्पोर्टेंट टॉपिक और कोई था उसकी बात करते हैं, है ना। आओ देखते हैं सर और कौन सा टॉपिक था। मैंने कहा अब आते हैं सर दूसरा टॉपिक, हमारा दूसरा मेजर टॉपिक जो हमारे लिए था मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में बेसिकली आपको सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए थे। फॉर्मूले पे डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग पूछा गया, मैच द फॉलोइंग डायरेक्ट फॉर्मूलों पे पूछा गया, है ना। डायरेक्ट ये तो सबको पता है ना। जैसे मैंने कहा कि एग्जाम्पल के थ्रू अगर देखा जाए सर, तो जैसे मैं कह दूँ सिलेंडर है ना, सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। मैंने कहा कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और स्पेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर क्यू। अब मैंने इन तीनों को दे के और तुमसे पूछ लिया कि बताओ कि अगर इनके ये ऑप्शंस को सफल कर दिया जाए और बोला जाए कि पहला वाला किससे मिलाओगे, दूसरा वाला किससे मिलाओगे, तीसरा वाला किससे मिलाओगे, तो उस पर क्वेश्चन आए। पहला तो ये। दूसरा बच्चे ये वाले क्वेश्चन कि मैंने कह दिया कि गोले को पिघला दो, एक गोला है, इसको पिघला कर या मेल्ट करके सिलेंडर बना दो। ये भी ऐसे भी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक बार पूछा गया, एक शिफ्ट में पूछा गया, बाकी इसके क्वेश्चन और आने की संभावना है। जैसे मैंने कहा गोला को पिघलाओगे और सिलेंडर बनाओगे, तो भाई तुम पिघला रहे हो किसी चीज़ को, तो मतलब उसके वॉल्यूम को पिघला रहे हो। तुम किसको पिघलाते हो, वॉल्यूम को पिघलाते हो। तो इसका मतलब गोले का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है। इसके वॉल्यूम को तुमको इसके वॉल्यूम के बराबर रखना पड़ेगा। अब आपको h की वैल्यू पूछा होगा, r की वैल्यू दिया होगा, इसका भी r दिया होगा, इसका भी पाई से पाई कट जाना है, तो यहाँ से मैच करके h की वैल्यू निकाल लोगे, है ना। तो जब भी गोले को पिघला के कोई सिलेंडर बनाएगा या मैंने कहा किसी भी चीज़ को पिघला के कुछ बनाया जाए तो उसका वॉल्यूम उसके बराबर हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा ये बात है। मैंने कहा तीसरा बच्चे ऐसा क्वेश्चन कि मान लो अगर मुझे दे दिया जाए कि एक सिलेंडर है ना, दूसरा मान लो कोन है ना, आपसे बोल दिया जाए कि इसका हाइट मैं दे देता हूँ h, इसका रेडियस में देता हूँ मान लो r, इसका r1 और इसका h1, इसका हाइट मैंने कह दिया h2 और इसका रेडियस मैंने बोल दिया r2। अगर ऐसा कुछ लिखा हो बच्चे और आपसे बोला जाए कि इनके वॉल्यूम का रेशो है, वॉल्यूम 1 इसको बोल दो और इसको 2 बोल दो, वॉल्यूम ऑफ 1 एंड वॉल्यूम ऑफ 2 का रेशो जो है ये दिया हुआ आपको क्वेश्चन में कि 1:3 है, 1:4 है, ऐसे कुछ करके मान लो दिया हो, तो बच्चे बस सीधे किया क्या करो ऐसे क्वेश्चंस में कि पाई आर 1 स्क्वायर h1 तो पहले वाले का वॉल्यूम होगा और दूसरे वाले का 1/3 पाई आर स्क्वायर r2 स्क्वायर h2 होगा। आपको पता है ये दोनों पाई से पाई तो कट जाएगा, 1/3 रहेगा, केवल 1/3 रहेगा। और ये r1 स्क्वायर इसको अगर 1/3 के बराबर रखें और r1 और r2 का किसी एक का रेशो दिया होगा, जैसे मान लो r1 को मैंने कह दिया कि r1:r2, दोनों के त्रिज्या का रेशो मान लो 2:3 दिया हो, तो बस उठा के 2 और 3 यहाँ पर रख दो, h1 h2 की वैल्यू निकाल लो, सॉल्व हो जाएगा। मैंने कहा तीसरा बच्चे हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर पूछा गया है तो वो क्या पूछा गया बच्चा, हाइट एंड डिस्टेंस। तीसरा टॉपिक अगर बात करूँ, मैंने कहा अगर यहाँ पर खड़े हो तुम और यहाँ पर खड़े हो और यहाँ पर आपसे कह रहा है पहले तुम यहाँ खड़े थे, ये मान लो कोई बिल्डिंग है AB, है ना, कह रहा है पहले तुम यहाँ खड़े थे तो बिल्डिंग से मान लो कोण 30 डिग्री बन रहा था, थोड़ा सा आगे शिफ्ट हुए तो तुम्हारा कोण 60 डिग्री बनने लगा। तो बताओ कि अगर इनके बीच की दूरी दे दी गई होती थी या इसकी हाइट दे दी गई होती थी और दूरी पूछी जाती थी, तो ऐसे क्वेश्चन में मैंने बोला था कि हमेशा से आप सबसे पहले अंदर वाले ट्रायंगल को, ट्रायंगल ABC को सॉल्व किया करो, है ना, इसको अंदर वाले को सॉल्व करो, फिर बाहर वाले को सॉल्व करो। ABC को सॉल्व करोगे तो AB या BC की किसी एक की वैल्यू निकाल लोगे, उठा के इसमें पुट करो, है ना, इस पर क्वेश्चन आते हैं बार बार, है ना, तो ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा आते हैं बच्चे वालों प्रोबेबिलिटी पे। अगला मेजर टॉपिक हमारा क्या है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी से कैसे क्वेश्चन पूछे गए, प्रोबेबिलिटी से बात करते हैं बच्चा। तो प्रोबेबिलिटी से जो क्वेश्चन पूछा गया वो कैसा था, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन बच्चे क्वाइन से भी पूछे गए। क्वाइन, डाइस से अभी तक नहीं पूछे गए क्वेश्चन, डाइस से अभी तक क्वेश्चन मिस है। क्वाइन से क्वेश्चन पूछे गए और किससे पूछे गए, कार्ड से पूछे गए, बॉल्स वाले क्वेश्चन पूछे गए, है ना, ये सारे क्वेश्चन कराए हुए क्लास में, है ना। इससे क्वेश्चन अभी नहीं पूछे तो मे भी आने वाले अपकमिंग सेशन में इसका क्वेश्चन आ जाए, है ना, अपकमिंग सेशंस में आ जाए, है ना बच्चे, ये उस टाइम में आने की संभावना है ना। बाकी इनसे पूछे गए, आपको पता है प्रोबेबिलिटी हमेशा हमने एक ही चीज़ पे बताया, कॉम्बिनेशन पर,
हमेशा प्रोबेबिलिटी मैंने कॉम्बिनेशन पे ही बात की थी, हर क्वेश्चन कॉम्बिनेशन से हम लोग करते हैं। कॉम्बिनेशन मतलब सर संचय से, क्रमचय संचय वाला जो पार्ट था, प्रमोटेशन कॉम्बिनेशन से। अच्छा, मैंने उसी से हमेशा हर क्वेश्चन आपको करने को कहा है और उसी से कराता भी हूँ, उसी पे आप कर भी सकते हैं इन क्वेश्चन को। फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी का, आपको पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग एनी इवेंट इज इक्वल टू डिजायर्ड इवेंट, मतलब आपकी जो इच्छा है वो अपॉन टोटल इवेंट। अच्छा, क्वेश्चन देखो कैसे कैसे पूछे गए, देख लेते हैं 2 बार बच्चे। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया बच्चे कि किंग एंड क्वीन, अगर एक पत्ते को मैं पीसता हूँ बढ़िया से, है ना बच्चे, अच्छे से सफल करता हूँ, तो किंग एंड क्वीन, ये किंग एंड नहीं, किंग और क्वीन, कह रहा है एक पत्ता निकालना है, केवल एक कार्ड निकालना है सर, एक कार्ड निकालना है पीस का सफल करके, तो किंग या क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। मैंने कहा पहले बताओ, एक कार्ड निकालोगे तो टोटल आउटकम कितना होता है बच्चे, एक कार्ड निकालने का टोटल आउटकम, टोटल पत्ते कितने होते हैं 52, 52 में से एक कार्ड निकालोगे तो कितना होगा 52 C1। अब कह रहा है सर एक क्वीन आ जाए या तो किंग आ जाए, किंग कितने होते हैं 4 होते हैं, तो 4 में से कोई भी एक आ जाए ये इसकी इच्छा है। क्वीन कितनी होती है 4 होती है, 4 में से कोई भी आ जाए ये इसकी इच्छा है, और है तो प्लस का साइन, 4C1 अपॉन 52C1, 4C1 अपॉन 52C1, 4C1 का मतलब 4 और ये अपॉन 52, इसका मतलब 4 + 4 मतलब 8 अपॉन 52, अगर मैं कहूँ तो इसको लिख सकता हूँ, कहोगे हाँ 4 अपॉन 52, 4 अपॉन 52, 8 अपॉन 52, या मैं कहूँ सर 4/26, या मैंने कहा 2/13 लिख सकता हूँ क्या, कहोगे हाँ बात तो सही है सर। इस पे क्वेश्चन आए, मैंने कहा कॉइन्स, अगर मैं बोलूँ कॉइन्स पे कैसे क्वेश्चन आए, जैसे बोला गया कि 4 कॉइन्स को उछाला गया, 4 कॉइन्स टॉस करो, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, 2 हेड की प्रोबेबिलिटी। तो मैंने आपसे बोला था आप कोई भी दिमाग नहीं लगाओगे सर, ये बताओ 4 कॉइन अगर टॉस करूंगा मैं तो बताओ पहले टोटल आउटकम कितना होगा। मैंने कहा 4 कॉइन मतलब एक कॉइन के लिए 2, तो 4 कॉइन के लिए 2 के पावर 4 मतलब 16 आउटकम होगा। अब आपको पता है प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है डिजायर्ड आउटकम, तो 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, डिजायर्ड इच्छा उसकी है, तो डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी का निकालने जाओ, 2 कितने कॉइन में से, 4 कॉइन में से 2 चाहिए उसको, तो 4C2, बस सर ये 4C2 डिजायर्ड हो जाएगा, और नीचे कितना 16। 4C2 को सॉल्व करने का NCR का फॉर्मूला बताया था मैंने, ये NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। मैंने कहा था इससे मत सॉल्व करना कभी, आप 4C2 है तो 4 को 2 बार खोल दो, 4 × 3 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल मतलब 2 × 1, और यहाँ पे 16, आपको पता है 2 दूना 4 कट जाएगा, मतलब से 3 दूना 6/16 या कहूँ, या मैंने कहा 3/8 कह दूँ, डायरेक्ट ऐसे प्रोबेबिलिटी आप निकाल लेते हो। मैंने कहा इस पे बॉल वाले भी क्वेश्चन आए कि मान लो 3 बकेट है बच्चे, 1 2 3, है ना, मैंने कहा एक ही बकेट है, इसमें 3 ग्रीन बॉल है, 4 रेड बॉल है और 5 येलो बॉल है, येलो बॉल है ना, बॉल मतलब गेंदा सर, है ना। अब कह रहा है सर कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि तुम 2 बॉल निकालो, कितने बॉल बच्चे, 2 बॉल निकालो, 2 बॉल खींचो, 2 बॉल खींचो, वैसे उसने एक ही बॉल वाला पूछा है मैक्सिमम, लेकिन 2 बॉल खींचो, तो मैंने कहा 2 बॉल खींचूँ और उसमें एक रेड हो एंड दूसरा क्या हो, दूसरा एक रेड और एक ग्रीन, एक ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एंड लगा हुआ है। तो मैंने कहा बच्चे ये बताओ टोटल बॉल कितने थे, 12 टोटल बॉल थे। तो मैंने कहा कितने बॉल निकाल रहा हूँ मैं, 2 बॉल, तो टोटल आउटकम कितना होगा, 2 बॉल निकाल लो बच्चे, तो टोटल आउटकम होगा 12C2, 12C2, कहोगे हाँ। अब मुझे कौन सा निकालना है, मुझे चाहिए सर एक रेड, तो एक रेड चाहिए बच्चे, तो रेड के लिए क्या डिजायर्ड इच्छा उसकी क्या है कि सर 4 रेड में से उससे एक रेड मिल जाए 4C1, और ग्रीन वाला 3 ग्रीन में से एक ग्रीन मिल जाए, एंड है तो एंड के लिए इंटू का साइन। इसका मतलब सर हमारा जो आंसर होगा वो होगा 4C1 इंटू 3C1 अपॉन 12C2, बस सॉल्व हो गया सर। 4C1 का मतलब 4, C का मतलब 3, 12C2 का मतलब 12 × 11 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 2 × 1, तो आपको पता है 12 से ये 12 कट जाएगा और ये अगर गुणा होते 1/22 हमारा आंसर हो जाएगा, सिंपल सा बात है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में प्रोबेबिलिटी से पूछे गए। अच्छा, और मेजर टॉपिक क्या रहा सर, अगर मैं बात करूँ बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस से, प्रॉफिट एंड लॉस से नॉर्मल क्वेश्चन आए, बहुत टफ नहीं आए, है ना। CP/SP में रिलेशन, CP/SP का रेशियो वाला क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन रेशियो वाले आए, है ना, रेशियो वाले क्वेश्चन आए। उसके बाद और कौन से क्वेश्चन है बच्चे, CP/SP के बाद प्रॉफिट, डबल प्रॉफिट वाला, डबल प्रॉफिट वाला मतलब सर जैसे मैंने कहा कि एक आदमी A है, उसने बेचा B को, B ने बेचा C को, मान लो इसने 10% प्रॉफिट पे बेचा और इसने 20% प्रॉफिट पे बेचा,
तो बेचने के बाद मान लो ये 10,000 में बेचा, है ना, ऐसा कुछ था। तो यहाँ से कहोगे सर ए का सीपी रहा होगा कुछ। अब सीपी में से इसने 10% का प्रॉफिट तो 110% का प्रॉफिट, फिर उसने 20% तो 120% का प्रॉफिट इज इक्वल टू 10,000 के बराबर, ऐसे लिखोगे, फिर इसको सॉल्व करके सीपी की वैल्यू निकाल लोगे। मैंने कहा ठीक। अच्छा, स्पीड टाइम डिस्टेंस से बात करते हैं सर, इससे कैसे क्वेश्चन आए। स्पीड टाइम डिस्टेंस से अगर बात की जाए सर, तो इससे क्वेश्चन बहुत मेजर नहीं आया। इससे ट्रेन वाले क्वेश्चन आए हैं। पहला तो ट्रेन वाले क्वेश्चन, वो भी कौन से वाले, जो ट्रेन सर रिलेटिव स्पीड वाले, रिलेटिव स्पीड वाले क्वेश्चन आए हैं। रिलेटिव स्पीड वाले कौन से, कि ए पॉइंट से चल रहा है, दूसरा बी पॉइंट से चल रहा है, ये वाले क्वेश्चन आए हैं। दूसरा से ट्रेन वाला कौन सा क्वेश्चन आया, कि ट्रेन जो है किसी एक ब्रिज को क्रॉस कर रहा है, ब्रिज को क्रॉस करता है या टनल को क्रॉस करता है, तो ट्रेन अपना लेंथ भी चलता है और ब्रिज का भी लेंथ चलता है, तो 10 सेकंड में क्रॉस कर रहा है, 20 सेकंड में क्रॉस कर रहा है, इस टाइप वाले क्वेश्चन। अच्छा, मैंने कहा नॉर्मल स्पीड टाइम डिस्टेंस से क्वेश्चन, बोट वाले भी कुछ आए थे। हाँ सर, बोट वाले भी क्वेश्चन आए हैं। उसमें सर एक क्वेश्चन ये वाला है कि ए से अगर बी जाते हो डाउन स्ट्रीम और फिर वापस आते हो अप स्ट्रीम, है ना, डाउन स्ट्रीम जाओगे तो अलग स्पीड से जाओगे, अप स्ट्रीम आओगे तो ऑब्वियस सी बात है अलग स्पीड से आओगे, क्योंकि सर पानी अपना स्पीड तो ले लेगा। तो सर आने और जाने का टोटल टाइम दिया हुआ था, तो टोटल टाइम इज इक्वल टू 2dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला हमने बात किया था। जब भी डिस्टेंस पूछा जाए कि यहाँ से ए से बी का डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया, और आपको बोट का एक्स, बोट मतलब बोट का स्पीड x और पानी का स्पीड y दिया रहा है, तो ये दिया होता तो कह रहा है आने और जाने में डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम गया, उसको 4 घंटे लगे, 5 घंटे लगे, टोटल टाइम दिया होता तो ये वाला फॉर्मूला लगा के हम लोग सॉल्व कर लिए, है ना। और कौन सा बच्चे, ये वाला क्वेश्चन पूछा। और बोट और स्ट्रीम से और नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए बच्चे। एक क्वेश्चन और पूछा गया नॉर्मल, ये वाला कि सर अगर बोट का स्पीड पूछा हो और डाउन और अप दिया हो, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का स्पीड दिया हो, तो फॉर्मूला क्या होता है, डाउन प्लस अप डिवाइडेड बाई 2। अगर यही पूछ देता धारा का स्पीड या पानी का स्पीड, तो डाउन माइनस अप डिवाइडेड बाई 2, ये सर पूछा गया बोट एंड स्ट्रीम से। अच्छा, अगर बात करें सर नॉर्मल स्पीड टाइम डिस्टेंस से कोई क्वेश्चन, नॉर्मल स्पीड टाइम डिस्टेंस से अभी तक 1-2 क्वेश्चन मिले हैं, वो भी बिल्कुल नॉर्मल कैलकुलेशन वाले, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और एक क्वेश्चन ये भी मिला है बच्चे क्वेश्चन कि ए पॉइंट से बी पॉइंट एक आदमी जाता है और फिर जाता है तो 10 मिनट लेट हो जाता है, फिर दूसरे दिन फिर जाता है, मतलब ए से बी जा रहा है पहले, फिर दूसरे दिन थोड़ा स्पीड बढ़ाता है तो 15 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। स्पीड दिया और दोनों बीच का ए बी पॉइंट का डिस्टेंस पूछ रहा हो, तो वहाँ फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू टाइम का डिफरेंस, है ना, ये क्वेश्चन होता है। ठीक बात कहोगे, हाँ बात क्लियर है, यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है, कहोगे हाँ। इंटू टोटल टाइम, टाइम का डिफरेंस बच्चे, टाइम का डिफरेंस T1 प्लस T2 तब लेते थे जब दोनों एक लेट हो एक जल्दी हो, एक लेट एक अर्ली, और या जब दोनों सेम सेम होंगे तो T1 माइनस T2, है ना, तब टाइम डिफरेंस ये होता था। इससे क्वेश्चन आए थे, है ना। बाकी और स्पीड टाइम डिस्टेंस और कुछ मेजर क्वेश्चन नहीं, कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन आए थे, है ना। हाँ, एक क्वेश्चन ये भी था कि अगर तुम पहले मान लो तुम्हारी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, तुम थोड़ी सी स्पीड अपनी घटा देते हो, तो बच्चे घटा दोगे तो घट जाएगा, घटा हुआ स्पीड ले लो, तब बताओ उतना किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा। तो वो नॉर्मल से क्वेश्चन थे, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा SI CI से कैसे क्वेश्चन आए बच्चे, SI से क्वेश्चन जो आए हैं अभी तक, नॉर्मल SI वाले क्वेश्चन आए हैं कि SI आपको टाइम दिया हुआ था, रेट दिया हुआ है कि 10% है, प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है कितना है ना, प्रिंसिपल अमाउंट मान लो 10,000 है, ऐसे ये बढ़ के 16,000 हो जाता है, तो बताओ कितने सालों में हुआ होगा, टाइम T पूछ दे, है ना। पहला तो ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये वाला पूछा गया है बच्चे कि प्रिंसिपल अमाउंट आज इतना है, 4 साल में बढ़ के कुछ हो जाता है और 6 साल बढ़ के कुछ और हो जा रहा है ना। तो यहाँ 6 साल बोला तो इसका मतलब 2 साल का गैप है, तो यहाँ से अगर मान लो इन दोनों का ये 6,000 हुआ है और ये अभी इधर लिखा है कि ये 2 साल में मान लो कि 7,000 हो गया, तो बच्चे कितना बढ़ा होगा 2 साल में, है ना। तो कहोगे आराम से 2 साल में सिर्फ 1,000 बढ़ा है, 2 साल में 1,000 बढ़ा, तो 1 साल में कितना बढ़ा, 1 साल में बच्चे बढ़ा होगा 500 रुपये, 1 साल में कितना बढ़ा होगा 500 रुपये। तो 500 बढ़ा होगा तो यहाँ से प्रिंसिपल अमाउंट से 500 होगा, 4 साल बढ़ा होगा तो कितने साल कितना रहा होगा, ऑब्वियसली बात 4 साल में 2,000 बढ़ा होगा तो 4,000 रहा होगा, है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। अच्छा, दूसरा सर SI CI से कंपाउंड इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन जो पूछे गए वो कैसे, SI से एक और क्वेश्चन पूछा गया, ये वाला क्वेश्चन सर कि कितने समय में कोई अमाउंट अपने का दुगना हो जाएगी, दुगना हो जाएगी, दुगना वाला पूछा है, दुगना वाला पूछा दुगना हो जाएगा, वो भी किस रेट से, 12.5% के रेट से।
ये वाला पूछा है। अभी और आगे क्या पूछ सकता है कि सर 3 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा, यही सब पूछ सकता है। तो इसका मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, मैंने बोला था 2 गुना 3 गुना 4 गुना बोला जाए तो बोला अगर कोई प्रिंसिपल अमाउंट 100 रहा होगा सर, 100% होता है प्रिंसिपल अमाउंट, ये 2 गुना होने का मतलब 200 हो गया होगा। तो कितना बढ़ा, 100% ना बढ़ा। और 100% अगर मान लो 10% के रेट से बढ़ते तो कितने साल में बढ़ते, 10 साल में बढ़ते। 12.5 से बढ़े तो 12.5 से डिवाइड कर दो, या जितना भी साल बोला हो सर उससे डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हैं। CI से क्वेश्चन कैसे पूछे गए? CI से क्वेश्चन अभी तक आपसे पूछा गया है नॉर्मल क्वेश्चन सर कि अगर मान लो 80,000 रुपये का अमाउंट है, इसको 4 साल के लिए, ये 4 साल वाला क्वेश्चन पूछ ले रहा है। एक बार 4 साल का पूछा, एक बार 3 साल का पूछा। इसे देखिए 4 साल और 3 साल के लिए पूछा गया। मान लो इसका रेट 10% है, 4 साल वाले पे 10% रेट है, तो बताओ कि कितने टाइम में या 4 साल में कितना ब्याज देगा। तो इसको नॉर्मल ट्री मेथड लगाना हमने सिखाया है ना। 4 साल का ट्री बना दो, बना दिया। पहले साल क्या होगा सर, 80,000 पे 10% 8,000 लिया। दूसरे साल क्या होगा, फिर 8,000 लिया होगा। ये तो मूलधन पे ले रहा है सर, मूलधन पे हर साल बराबर बराबर लेगा 8,000। तो इस SI वाला काम हो गया। तो फिर इसको याद है कि CI लेना है, तो 8,000 पे 10% लेगा तो कितना लेगा बच्चे, 800। फिर अगले साल जाएगा तो 3 ब्याज दिख रहे हैं, तो इस पर भी 800 लेगा, इस पर भी 800 लेगा, और इस पर भी 800 लेगा, इस पर 80 रुपये लेगा। फिर अगली बार जाएगा तो यहाँ पर पहुँचेगा, तो पहले तो इन तीनों पे 800 800 800 3 बार लेगा, 800 गुणे 3 बार ले लिया। और फिर इन तीनों पे 880 गुणे 3 ले लेगा, और फिर इस 80 पे 8 रुपये ले लेगा, 8। अब इनको जोड़ देना है, बस CI निकाल देना है। मैंने कहा हाँ सर बात तो सही है। और दूसरा एक क्वेश्चन ऐसा पूछा था कि मान लो कि प्रिंसिपल अमाउंट अगर इतना 10,000 है, आज 10,000 है ना, कितने समय में ये 12,400 या मैंने कहा 14,400 हो जाएगी, है ना, 14,400 हो जाएगी। तो मैंने कहा सर यहाँ से यहाँ तक, मैंने कहा 3 साल में हो जाती है, 2 साल में हो जाती है, ऐसे लिख दिया 2 साल में 14,400 हो जाती है। तो आप कहोगे सर हमको पता, वो भी कैसे, CI कंपाउंड इंटरेस्ट से सर। तो बताओ रेट कितना था। तो हमने कहा था ऐसे क्वेश्चन में सीधे 0 से 0 काटा करो और देखा करो क्या ये 100 है, इसको अंडर रूट में रखो और इसको अंडर रूट में रखो, 144 है ना। तो यहाँ से ये स्क्वायर रूट, क्योंकि सर 2 साल का है तो आराम से निकाल लो कि 10 है ये, और ये कितना है 12 है। यहाँ से रेट कितना हो जाएगा बच्चे, मैं कहूँगा यहाँ से अगर रेट निकालना चाहूँ तो कह सकते हो सर रेट 2/10 गुणे 100 कह सकता हूँ क्या, कहोगे हाँ 20% का रेट। ऐसे क्वेश्चन SI से आए थे, है ना। बात करते हैं बच्चे और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मीन मीडियन मोड से। मीन मीडियन मोड से लगातार क्वेश्चन पूछे गए, मीन मीडियन मोड के नॉर्मल टाइप से क्वेश्चन पूछे गए। हाँ, एक फॉर्मूला आपसे बार बार पूछा गया, वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये वाला कि मीन मीडियन मोड में रेशियो वाला जो तीनों का संबंध सर, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, है ना। बाकी टेबल वाले क्वेश्चन पूछे गए, टेबल वाले भी क्वेश्चन पूछे गए। तो टेबल से अगर मैं पूछूं कि मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड का फॉर्मूला टेबल से क्या होता है बच्चे, आपको पता होना चाहिए कि लोअर लिमिट प्लस क्या होता है, पहले F1 क्या होता है, मॉडल फ्रिक्वेंसी वाला फ्रिक्वेंसी, F1 माइनस F0, इससे एक पहले वाला, फिर F1 2F1 माइनस F0 प्लस F2 इंटू हाइट। ये वाला फॉर्मूला याद है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल कक्ष की, है ना। ऐसे ही बच्चे अगर मैं पूछूं कि मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, तो मीडियन के लिए फॉर्मूला था L प्लस N/2 माइनस CF कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी डिवाइडेड बाई फ्रिक्वेंसी इंटू हाइट। ये L बाहर होता है ना, ऐसे, ठीक बात। तो इस पर क्वेश्चन आए थे, है ना। आगे बात करते हैं बच्चे, मीन मीडियन मोड हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, APGP हो गया, नंबर सिस्टम हो गया। नंबर सिस्टम से बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे गए, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज से इनकम और वो परसेंटेज से इनकम वाले क्वेश्चन पूछे गए थोड़े बहुत, है ना। परसेंटेज से इनकम वाले क्वेश्चन आपसे पूछे गए कि इनकम अगर दिया हो, आपको कहा जाए इनकम है, आपने कुछ खर्च किया तो कुछ सेविंग भी तो किया होगा, इस पे क्वेश्चन पूछा गया, इस वाले फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछा गया कि इनकम माइनस करने कुछ सेविंग। तो पहले कुछ था, आज कुछ बढ़ गया, घट गया, ऐसा वाला क्वेश्चन, है ना। ये वाले क्वेश्चन पूछे गए आपसे। एग्जाम वाले क्वेश्चन पूछे गए बच्चे कि एग्जाम में अगर मान लो कि राम है वो 40% मार्क्स पाता है, 40% मार्क्स पाया, लेकिन 20 नंबर से फेल हो गया, 20 नंबर से फेल हो गया। श्याम है वो 60% पाया, लेकिन सर वो 30 नंबर से पास हो गया, 30 नंबर से पास हो गया। बताओ टोटल नंबर कितना था, ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया। तो बस आपको करना क्या था ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है बच्चे, ऐसे क्वेश्चन में बस लाइन बनानी होती है कि 0 100%। कोई आदमी जाएगा तो या तो 0% नंबर या तो 100 के बीच में पाएगा, तो पासिंग मार्क्स से ऊपर या नीचे रहेगा।
पासिंग मार्क्स होता है, कहोगे हाँ। तो पास होने के लिए इसको इससे ऊपर जाना होगा, फेल होने के लिए इससे नीचे आना होगा। तो फेल हुआ है कितने वाला बच्चे, 40% वाला फेल हो गया है, वो भी कितने मार्क्स से, 20 मार्क्स से, 20 नंबर से। और कह रहा है 60% वाला पास हो गया है, 60% वाला पास हो गया, वो भी कितने नंबर से बच्चे, 30 नंबर से। तो यहाँ से देखा जाए कि यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस जो है 20% की वैल्यू वो 50 नंबर के बराबर है। कैसे, 30 + 20, तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 50/20। यहाँ से काटू सर तो 2 2.5, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2.5। तो इसका मतलब 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 250। बोलो कह सकते हैं कि नहीं, कहोगे हाँ सर बिल्कुल कह सकते हैं, है ना, ठीक बात है। बाकी एज वाले क्वेश्चन भी कुछ आए जो कि हमने क्लास में कराए हैं, एज वाले क्वेश्चन भी आए। और कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक थे सर, और SICI टाइम एंड वर्क से बार बार क्वेश्चन आया गया, टाइम एंड वर्क से बार बार वही क्वेश्चन आया, बार बार रिपीट हुआ सर कि A एंड B किसी काम को करते हैं 20 दिन में, B अकेले करता है 30 दिन में, तो बताओ कि A कितने दिनों में करेगा अकेले, बताओ A कितने दिनों में करेगा। पहला तो ये ऐसा पूछा गया। दूसरा क्वेश्चन इसमें दूसरा टाइप पूछा गया कि A एंड B स्टार्ट किए काम, बट B 5 दिन बाद भाग गया, बचा हुआ काम कितने दिन में हुआ। ऐसे क्वेश्चन आए, बचा हुआ काम कितने दिन में हुआ। या मैंने कहा सर ऐसा क्वेश्चन आया है ना, कैसा, टाइम एंड वर्क में ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिले कि अगर आदमी मैन जो है किसी काम को 20 दिन में करता है, वुमेन जो है उसी काम को 10 दिन में करती है, तो बताओ कि दोनों मिल के काम कितने दिनों में करेंगे, मैन वुमेन। तो मैंने कहा 10 मैन का 20 दिन का काम = वुमेन के 10 दिन का काम। यहाँ से मैन और वुमेन की एब्सेंसी निकल सकती है 0 से 0, तो मैन और वुमेन की एब्सेंसी निकाला तो 1:2 आ गया। मतलब मैन अगर 1 यूनिट काम करता है, वुमेन 2 यूनिट काम करती है, तो दोनों एक दिन में मिलकर 3 यूनिट काम करेंगे। तो बताओ कि कितना काम टोटल करना था। तो किसी एक का काम रख दो कि मैन 1 यूनिट 20 यूनिट काम करना था, 20/3 दिन में कर देंगे, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आए सर इस पर टाइम एंड वर्क में। अच्छा, अब बात करते हैं, टाइम एंड वर्क हो गया, पार्टनरशिप हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन आए बच्चे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्या क्वेश्चन आए बच्चे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए ट्रायंगल वाले पे। अगर मान लो ये x1 y1 दिया हो, एक वर्टेक्स दिया, दूसरा वर्टेक्स ये दिया x2 y2, ये x3 y3 दिया है। y3 की जगह पे k लिख देता था, ऐसे k लिख दिया, बाकी सबकी वैल्यू दिया, सेंट्रॉइड दे देता था कि सेंट्रॉइड दे दे रहा हूँ, सेंट्रॉइड दिया हुआ, केंद्रक दिया हुआ। सेंट्रॉइड क्या होता है, x1 + x2 + x3 / 3, y1 + y2 + y3 / 3, है ना। तो ये सेंट्रॉइड दिया होता था, तो यहाँ पे इस वैल्यू को रख के k की वैल्यू निकालनी थी, ये हो गया। ऐसे ही बच्चे इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कोलिनियर पॉइंट वाला, कोलिनियर पॉइंट वाले क्वेश्चन पूछे गए, इसमें 2 बार पूछा गया कोलिनियर पॉइंट वाला क्वेश्चन। कौन सा वाला बच्चे, अगर ABC एक कोलिनियर लाइन में है, मतलब एक सीधी रेखा पे 3 पॉइंट्स हैं, तो बच्चे आपको पता है अगर x1 y1 दिया हुआ है, x2 y2 दिया हुआ है और x3 y3 दिया हुआ है, आपको पता है कि इसका स्लोप AB का स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप का फॉर्मूला होता है बच्चे y2 - y1 ऊपर अपॉन x2 - x1। दोनों का स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ AB और BC का स्लोप दोनों का बराबर होगा, क्योंकि सर दोनों कोलिनियर पॉइंट पे हैं, तो दोनों एक ही लाइन पे होंगे, दोनों का बराबर होगा। यहाँ से निकाल के की वैल्यू, किसी एक की वैल्यू गायब रहेगी, उसको निकाल लेना है। इस पर पूछा गया। इस पे बच्चे इक्वी डिस्टेंस वाले भी क्वेश्चन आया, डिस्टेंस वाले भी क्वेश्चन आए, इक्वी डिस्टेंस वाले, है ना। इक्वी डिस्टेंस वाला जैसे मैंने कहा एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है, यहाँ से कोई कॉमन पॉइंट P है जो कि इनसे x1 y1 से और x2 y2 से एकदम एग्जैक्ट डिस्टेंस पर है, मतलब सेम डिस्टेंस पर x3 y3 2 पॉइंट है। अब क्या देगा सर, इसमें सारे पॉइंट दिया होगा, एक पॉइंट गायब कर देगा। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस दोनों लाइन बराबर है, तो किसी एक का अननोन वैल्यू निकाल सकते हो, कहोगे हाँ। ये सब क्वेश्चन पूछे गए सर। अच्छा, अब ट्रायंगल का एरिया वाला फॉर्मूला भी आप ध्यान पे रखिएगा। अगर ट्रायंगल देखिए एरिया पूछा जाए तो इस पर क्वेश्चन पूछे, एक क्वेश्चन इस पर भी पूछा गया है, तो इस पर भी ध्यान देना कि एरिया वाले फॉर्मूले पे भी क्वेश्चन आया था कि सर 1/2 x1 बाहर, y2 - y3, x2 y3 - y1, x3 y1 - y2, है ना। ये वाला फॉर्मूला लगा लो, एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा, कहोगे हाँ बात तो ठीक है। अच्छा, मैंने कहा और क्या पूछा गया सर, और पूछा गया बच्चे इसमें, हाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये वाला कि दो पॉइंट अगर AB x1 y1 x2 y2, इनको एक लाइन ऐसे डिवाइड करती है, मान लो x1
ये एक्स वाई है, तो बच्चे एम रेशो एन में डिवाइड करती है तो सबको पता है, तो एम रेशो एन की वैल्यू निकालनी हो या किसी की वैल्यू दे के इनमें से पूछा जाए, तो आपको बताया था मैंने कि एम एक्स टू एन वाई टू, याद है, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन इज इक्वल टू एक्स होता है, ये वाला क्वाड्रेंट आ जाएगा। ऐसे वाई निकालना हो तो एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन कर देंगे तो ये वाला आ जाएगा, है ना। इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आया, है ना। तो ये कुछ मेजर टॉपिक्स थे और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे जो हमको ध्यान पे रखना है। इन पे क्वेश्चन पूछा गया। सर्कल से क्वेश्चन बहुत सारे आए। हाँ, सर्कल से क्वेश्चन सर इंपॉर्टेंट थे, ये थे सर्कल वाला कि सर कभी किसी वायर को मोड़ के मान लो वायर की लेंथ दे दिया, लेंथ अगर मैंने दे दिया कि मान लो लेंथ 20 सेंटीमीटर है या 22 सेंटीमीटर है, तो बच्चे इसको मोड़ के अगर सर्कल बनाऊंगा तो इस लेंथ की ही तो परिधि बनेगी, तो 2πr हमारा 22 हो जाएगा। अब सर्कल का एरिया नहीं बता पाओगे तुम। या मैंने कहा इसी को लेंथ को मोड़ के एक स्क्वायर बना दीजिए सर, तो क्या स्क्वायर, क्या मैं सर्कल का एरिया नहीं बता सकता? क्योंकि आराम से सर स्क्वायर का भी एरिया बता दूंगा, है ना, क्योंकि सर ये भी इसी से मुड़ के बना होगा और रेडियस इसका पता ही है ना। तो इसको 22 अगर मैं बोलूँ ये पूरा 22 है तो इसका मतलब सर ये पूरा का पूरा इसका पेरीमीटर 22 है ना। तो ऐसे मैं इससे भी क्वेश्चन पूछे गए थे, इससे भी तुम निकाल सकते हो पेरीमीटर या साइड, सब कुछ निकाला जा सकता है। कहोगे हाँ बात तो सही है सर, इतनी बातें क्लियर है सबको, ठीक बात। अच्छा और क्या पूछा गया भाई, सर्कल वर्कल से ट्रायंगल, ट्रायंगल से बच्चे ये वाला क्वेश्चन बार बार 2-3 बार पूछा गया कि अगर ए बी सी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, आपको पता है कि दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से ज़्यादा होता है ना। या मैंने कह दिया कि दो साइड्स का डिफरेंस हमेशा तीसरी साइड से कम होता है। बच्चे ये वाला भी क्वेश्चन पूछा गया ट्रायंगल से कि एक्सटर्नल पॉइंट अगर दिया हो और एक्सटीरियर एंगल दिया हो और आपसे ये वाला 60 दिया हो, ये 30 दिया हो और ये वाली वैल्यू पूछ ली जाए, तो क्या आप नहीं बता पाओगे कि सर ये 60 30 90, तो ये भी 90 होगा, ऑब्वियस सी बात है 90 होगा, है ना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए, है ना। तो ये रहे कुछ आपके मेजर टॉपिक जिनसे क्वेश्चन बार बार पूछे गए। तो इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा रिवाइज करना, ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन को देखते हुए जाना, ठीक है। बाकी और चीज़ों के लिए हम और मिलते रहेंगे क्लास में, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, अच्छा करिए और विश यू बेस्ट ऑफ लक।